A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण पर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, यानी F की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो हमें यहाँ पे आवेश Q की जो वैल्यू दी गई है वो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो B की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 वेबर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण पर, यानी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 60 डिग्री दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 60 डिग्री कोण पर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। तो वेग v की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, यानी F की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करने वाले हैं ये आपको समझना है। तो F की वैल्यू को निकालना, तो F इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है Q V B साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब इसी फॉर्मूले में हम सब वैल्यूज को यहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए F की वैल्यू को निकालना है, Q की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ये हमारे Q की वैल्यू हो गई थी क्वेश्चन में, ये आपको अपनी तरफ से रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये हमने Q की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर इसके बाद V की वैल्यू कितनी है, वेग 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, तो V की जगह क्या रखेंगे, 10⁻³, ये मैंने यहां पे रख दिया। फिर इनटू यहां पे B है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह रखेंगे 3। फिर इसके बाद साइन है और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ये लिखेंगे इसके बाद इनटू में। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, ये होती है √3/2 ना, यही तो होती है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, क्योंकि 3 यहां पे ये B की वैल्यू थी, इसके बाद साइन थीटा है, तो साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो डायरेक्ट मैं यहां पे लाके लिख दे रहा हूं √3/2। तो इनटू साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये होती है √3/2। यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1.6 आपका है और देखिए ये सब पूरा का पूरा आपका मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.6 की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे इस 3 से, किससे, 3 से करवा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा,
हमें यहां पे मिलेगा 1.6 इंटू 3 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4.8। क्या मिलेगा? 4.8 इंटू, फिर यहां पे देखिए 10 रेज टू द पावर माइनस 19 है और इंटू 10 रेज टू द पावर यहां पे प्लस 3 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा 10 रेज टू द पावर माइनस 16 मिलेगा, लेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए ये माइनस है और ये यहां पे प्लस है, और माइनस का साइन बड़ा था तो इसलिए यहां पे माइनस में आएगा, लेस हो जाएगा। 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? माइनस 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है, और 3 की मल्टीप्लाई तो हमने ऑलरेडी 1.6 में करवा ही ली है। तो 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 और इंटू में यहां पे ये जो आपका अंडर रूट 3/2 ये बचा हुआ है। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। जो इतना आपका बचा है 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 और इंटू अंडर रूट 3/2। तो यहां पे मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। अब हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या मिला था हमें? 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 ये मिला हुआ था, और इंटू में बचा हुआ था अंडर रूट 3/2 ये बचा हुआ था। अब देखिए मैं यहां से ये 2 1 जा 2 कर दूंगा, ठीक है, और ये यहां पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, पॉइंट लगा है पॉइंट लगा रहने दीजिए, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। बचा क्या? 2.4। यानी अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा? 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 इसको रहने दीजिए, और बचा क्या हमारे पास? केवल अंडर रूट 3 बचा हुआ, क्योंकि नीचे से ये 2 आपका कैंसिल हो चुका है। जो 4.8 था इसको हमने कैंसिल किया नहीं, अभी 2 2 जा 4 और पॉइंट को लगा रहने दिया, और 2 4 जा 8 ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए 2.4 ये आपका एज इट इज रहेगा, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 ये भी आपका भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मान होता क्या है? अंडर रूट 3 की जो वैल्यू आपकी होती है ये होती है 1.732। ये आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू को हम यहां पे लाके पुट कर देंगे 1.732। तो चलिए पुट कर देते हैं अंडर रूट 3 की वैल्यू को हम यहां पे डायरेक्ट। तो यहां पे देखिए अंडर रूट 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1.732 ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब क्या करेंगे? 2.4 की मल्टीप्लाई, ये 2.4 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे? 1.732 में करवाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.4 की 1.732 में तो आपको मिलेगा 4.1568 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16, ठीक है। और क्योंकि हम f की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो न्यूटन में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम दशमलव के बाद केवल एक अंक तक ही जाएंगे, यानी 4.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए हमें मल्टीप्लाई करवाने पर मिला क्या है? हमें मिला है 4.1568 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 न्यूटन ये मिला है। देखिए 4 पॉइंट दशमलव के बाद यहां पे 1568 ये आपका लिखा है, लेकिन हम दशमलव के केवल एक अंक तक ही लेंगे, यानी क्या लेंगे? 4.1 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? यहां पे हो जाएगा 4.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खासी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिली है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 4.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 न्यूटन। देखने में तो आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन सबसे बड़ी बात है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो पता होता है और सॉल्व भी कर ले जाते हैं आखिरी तक, लेकिन जब कैलकुलेशन करने की बात आती है लास्ट में यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4.1568 आया हुआ था, आपको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे? केवल दशमलव के एक अंक तक लेंगे और क्या हो जाएगा? 4.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 न्यूटन। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, इसीलिए मैंने आज ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। और ये इस टाइप का आज मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था, वो आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि लाल स्याही
किससे बनाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि लाल स्याही किससे बनाई जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन हमारी बुक का नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार कराया हुआ है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक का ही है, बस ये क्वेश्चन मैंने क्या किया है, थ्योरी पार्ट के बीच में से बनाया है। आप चैप्टर चेक कर लीजिएगा, केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी औद्योगिक रसायन, उस चैप्टर में जाइएगा और स्याही से रिलेटेड आपका एक टॉपिक दिया गया है, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये हमारी बुक का नहीं है, बल्कि ये आपकी बुक का ही है। थ्योरी पार्ट चेक कर लीजिएगा, औद्योगिक रसायन वाला स्याही वाला एक टॉपिक दिया है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। और वैसे तो पहले मैंने आपको कराया ही हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी इओसिन से। यानी लाल स्याही किससे बनाई जाती है, तो लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इओसिन को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसको हम लिखते हैं EOSIN, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए EOSIN इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C20H6 Br4 Na2O5। काफी लेंदी फॉर्मूला है, तो इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपके चेंज कर दिया जाए, इओसिन की जगह आपको इसका फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाए C20H6 Br4 Na2O5। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इओसिन। ठीक है, और अगर आपको यहां पे ऑप्शन में फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाए तो फॉर्मूला अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इतना डिटेल में बता दिया, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं, थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन तो आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डायनेमो, जिसको आप जनित्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो ये है डायनेमो। ध्यान रखिएगा, जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका यह भी रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ध्यान रखिएगा, जो डायनेमो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो यह है ऑप्शन ए, यानी डायनेमो। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला टाइप तो यहां पे लिखा ही हुआ है, और दूसरा टाइप मैंने आपको बता ही दिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि Q आवेश V वेग से B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल का मान होगा। देखिए जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया है, सेम उसी टाइप का आपका ये क्वेश्चन है। लॉरेंज बल का मान यहां पे
पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहां पे है, यदि Q आवेश V वेग से B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल का मान होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको लॉरेंज बल के बारे में पता होना चाहिए। लॉरेंज बल, इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। तो लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल यानी लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा है? आवेश तो आपका यहां पे देखिए Q ही दिया है, वेग V दिया है और तीव्रता B दी हुई है। देखिए लॉरेंज बल F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q V B साइन थीटा। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए हमें यहां पे आवेश Q ही दिया गया है तो Q की जगह Q ही रहेगा। फिर इसके बाद वेग V ही दिया है तो V ही यहां पे रहेगा। फिर इसके बाद जो तीव्रता है, देखिए B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, तो B की जगह आपका B ही रहेगा। फिर इसके बाद साइन लिखेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है ये हम देखेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है ना, ये थीटा की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? 60 डिग्री को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस। अब देखिए Q V B और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये आपकी होती है √3/2, यही तो होती है। अब यहां पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पे मिल जाएगा, देखिए √3 की मल्टीप्लाई QVB में तो क्या मिलेगा? √3 QVB और अपॉन में आपका 2 तो है ही, तो 2 तो रहेगा ही क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो देखिए इस √3 की मल्टीप्लाई QVB में हो गई तो √3 QVB और अपॉन में 2, ये तो आपका रहेगा ही। तो कहां पे दिया हुआ है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए यहां पे √ लगा है, √3 फिर QVB अपॉन में 2, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, √3 QVB अपॉन में 2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ही नहीं पता होता है और वो क्या कर देते हैं? क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी मैंने आपको कराया था वहां भी हमें F की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे लॉरेंज बल, देखिए यहाँ पे लॉरेंज बल आपका लिख दिया गया है, लेकिन जो ऊपर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वहां पे लिखा नहीं हुआ था, वहां पे सिर्फ बल पूछा गया था। ये आपको अपनी तरफ से समझना होगा कि कौन सा बल यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अभी मैंने आपको एक दिन पहले ही इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था और इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है इस टाइप का। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम, GM से मतलब ग्राम, रह जाएगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो ट्रिक है जो मैंने आपको पहले भी कई बार मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, और एक है बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड तो आप बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाएंगे और आंसर भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ट्रिक यूज करनी है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है। क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है। जब अर्ध आयु काल 10 वर्ष है तो पूर्ण आयु काल क्या हो जाएगा? पूर्ण आयु काल क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? पूर्ण आयु काल यहां पे हो जाएगा 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। ठीक है, कोई लड़का है जिसकी एज क्या है? मान लीजिए 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स है, अगर उस लड़के से पूछा जाए कि तुम्हारी हाफ एज क्या होगी, तुम्हारी आधी उम्र क्या होगी, तो 20 का आधा वो अपनी उम्र 10 ही तो बताएगा। यही तो बोलेगा कि मेरी हाफ एज क्या हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी, ऐसे ही तो बोलेगा। तो जब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है कि अर्ध आयु काल क्या है? 10 वर्ष है, तो पूर्ण आयु काल क्या हो जाएगा? 20 वर्ष ही तो होगा। देखिए 20 का आधा ही तो 10 होता है। अगर देखिए जब पूर्ण आयु काल 20 वर्ष है तो अर्ध आयु काल 10 वर्ष होगा ना। यहां पे आप समझ गए। अब कुछ नहीं करना है। ये देखिए जो अर्ध आयु काल 10 वर्ष दिया है इसे
प्लस जो पूर्ण आयु काल 20 वर्ष हमने निकाला है इसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आपको 30 और वर्ष मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अगर आप बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, कैलकुलेशन होगी, काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, 100% आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया विरंजक चूर्ण जिसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है CaOCl2। क्या लिखा है? CaOCl2। फिर चीनी दिया है ऑप्शन बी जहां पे फॉर्मूला लिखा है C12S22O11। फिर ऑप्शन सी दिया है यूरिया NH2CONH6, ये आपका लिखा है। ऑप्शन डी लिखा है एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसमें से एक मिलान गलत है, कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यूरिया जो है इसका केमिकल फॉर्मूला यहां पे गलत लिखा हुआ है। देखिए यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है NH2CONH2 होता है, ना कि 6 होता है। यहां पे क्या लिखा है देखिए NH2CONH क्या लिखा है? H6 लिखा है। H6 नहीं होता, H2 होता है, यानी NH2CONH2 ये यूरिया का करेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहां पे गलत मिलान पूछा गया था, तो जो ये यूरिया वाला है इसका फॉर्मूला यहां पे रॉन्ग लिखा हुआ, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत मिलान हो जाएगा। देखिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा गया था, पेपर देख लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस करवा रहा हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। और इसके अलावा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2 बिल्कुल होता है, सही है। चीनी का C12S22O11 होता है, ये भी सही है। और एथिल अल्कोहल का C2H5 और OH होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी वाला ये वाला मिलान जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार क्वेश्चन कराया है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए। ऑप्शन ए दिया ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी ऊंची इमारतों पर, या फिर ऑप्शन डी एवरेस्ट की चोटी पर। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शंस आपके दिए गए, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा केल्विन पैमाने पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है। 4 ऑप्शंस आपके यहां पे दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। F-32 अपॉन में 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 और अपॉन में 5। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि निम्न में से कौन सा केल्विन पैमाने पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है। यहां पे F की वैल्यू हमें दी गई है। F इज इक्वल टू हमें कितना दिया है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही दिया है। तो F की जगह हम क्या करेंगे? इसी को रख देंगे, यही वैल्यू हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो चलिए मैं वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखिए, F की जगह हम क्या रखेंगे? रखेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका दिया हुआ है। F से मतलब यहां पे फ़ारेनहाइट और K से केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में। तो देखिए F की जगह हम क्या रखेंगे? -40 रखेंगे, ये रखा। फिर इसके बाद फॉर्मूले में ऑलरेडी एक माइनस है, फिर यहाँ पे 32 है फॉर्मूले में, ये 32 मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। ये 32 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 32,
और अपॉन में आपका 9 यहाँ पे रहेगा ही, इज इक्वल टू के माइनस 273 और अपॉन में 5, ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड होगा, ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस में आएगा 72 आएगा, अपॉन में 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 और अपॉन में 5, ये आपका यहां पे एज इट इज रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए मैं ऊपर की लाइन साफ करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह है नहीं, ये वाली लाइन अभी मैं फिर से लिखूंगा, ये जो -72 अपॉन में 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 5 मिला हुआ, तो मैं इसको साफ करने जा रहा हूं आगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमें क्या मिला था, -72 अपॉन में 9, यही तो मिला था, -72 अपॉन में 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 और अपॉन में 5, ये मिला हुआ था। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए इस 5 की मल्टीप्लाई हम इसमें करवाएंगे -72 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 की मल्टीप्लाई यहां पे करवाएंगे, तो देखिए अगले स्टेप में -72 इंटू 5 हो जाएगा, इस 5 की मल्टीप्लाई हमने यहां पे कराई, और अपॉन में आपका यहां पे 9, ये ऑलरेडी है ही, और इज इक्वल टू जब इस 5 की मल्टीप्लाई यहां पे करवा दिए, -72 इंटू 5 कर दिया, तो केवल अब इधर क्या बचा है, के माइनस 273, यही आपका यहां पे बचा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 1 जा 9, ये 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 होता है, और यहां पे माइनस में आएगा क्योंकि देखिए माइनस में था, यहां पे -72 था। अब -8 की मल्टीप्लाई 5 में हम करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -40 मिलेगा। ठीक है, -40 इज इक्वल टू के माइनस 273, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं यहां पे साफ करने जा रहा हूं, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला था, -40 इज इक्वल टू के माइनस 273, ये हमें यहां पे मिला हुआ था। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां पे -40 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये देखिए ये जो -273 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा और 273 हो जाएगा, इज इक्वल टू के, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, -40 और प्लस 273, प्लस माइनस मिलके यहां पे माइनस हो जाएगा, और जब आप लेस करेंगे, लेस करने पर आपको k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जब इसको लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 233 और वो भी केल्विन में, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 233 केल्विन। तो कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो यहां पे क्या हमें आंसर क्या मिला, 233 केल्विन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा केल्विन पैमाने पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है, तो ये है 233 केल्विन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप मैंने आपको बताया। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग से करना है नहीं, फॉर्मूला अगर आपको पता है फिर यहाँ पे आपको पक्षांतर करना था, सॉल्व कर लेना था, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक आदर्श गैस का दाब P तथा उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है। यानी यहां पर रिलेशन सीधे सीधे आपसे पूछा गया, और रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। तो यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो एक आदर्श गैस का दाब P तथा उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू 2/3 E, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपका कहां पे दिया है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी। यानी P इज इक्वल टू आपका क्या लिखा है, P इज इक्वल टू लिखा है 2/3 E,
यही तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि जल में भारानुसार, साफ साफ क्या लिखा है, भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है। यानी ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है जल में, वाटर में। तो देखिए सबसे पहले जल की बात हो रही है, फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और हमसे यहाँ पे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए H2O में H से मतलब हमारा किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। और कितने H हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। और देखिए भारानुसार पूछा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करेंगे, परमाणु भार को। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होता है, क्या होता है, 1 ही होता है। और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है ये 2 ही होता है। तो यहाँ पे H2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, परमाणु भार कितना होता है, ये होता है 16 यानी 16 होता है। और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जल में भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया है तो यहाँ पे हम लगा देंगे रेशियो, 2:16 मिला है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16 यानी 1:8। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया है, 1:8, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको तरीका पता है सॉल्व करने का तो, अगर तरीका ही नहीं पता है तो फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यानी 1:8, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।